हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन जो कि रिलीज हुई है हमारी जुलाई मंथ में। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो न्यूज। एक है हमारी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो कि मार्च मंथ का रिलीज हुआ है, ठीक है, और दूसरा है हमारा पीसीआई फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं दोनों न्यूज को। सबसे पहली न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब देखो, जो आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है ये साल में दो बार लॉन्च होता है। कौन से मंथ के लिए? एक होता है फॉर द मंथ ऑफ मार्च और एक होता है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब जो मार्च वाला डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये पब्लिश कब होता है? ये पब्लिश होता है आपका जुलाई मंथ में। और इस जो सितंबर वाला डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये कब पब्लिश होता है? ये पब्लिश होता है आपका जनवरी मंथ में। तो आरबीआई जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है साल में दो बार पब्लिश करती है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मार्च वाला पब्लिश कब होएगा? जुलाई में, और सितंबर वाला पब्लिश कब होएगा? जनवरी में। अब बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता क्या है। तो देखो, एज अ कस्टमर आप दुकान में जाओ कभी, ठीक है, और आप 100 रुपए का सामान खरीदो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जो दुकानदार है उसको आप 100 रुपए का नोट दे दो सीधा, ठीक है, 100 रुपए का नोट दे दो दुकानदार को और आपकी पेमेंट सेटल हो जाएगी। या तो आप उसको यूपीआई के थ्रू 100 रुपए ट्रांसफर कर दो। अब देखो, दोनों में फर्क क्या है? इसमें आप फिजिकली करेंसी चेंज कर रहे हो, ठीक है, पर इसमें आप करेंसी जो चेंज कर रहे हो कैसे कर रहे हो? डिजिटल, ठीक है। तो जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये यही बताता है कि हम एज अ पीपल ऑफ इंडिया कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का फॉर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स। ये कौन शो करता है? हमारा ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इसको आरबीआई ने लॉन्च कब किया था? इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था 1 जनवरी 2021 में, ठीक है। तो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया है क्या? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बाय आरबीआई। अब देखो, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसको हम मेजर करते हैं एक रेफरेंस के साथ कि भाई उस टाइम पे इतनी डिजिटल पेमेंट्स होती थी, अब इतनी है, तो हमारा इतना परसेंट ग्रोथ हुआ। तो रेफरेंस पॉइंट क्या लिया गया है? वो रेफरेंस पॉइंट लिया गया है मार्च 2018 और इसकी वैल्यू कितनी ली गई है? 100, ठीक है। अब जो भी हम जैसे सितंबर और मार्च में दो बार लॉन्च होता है, तो जब भी हम इसकी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालते हैं, जैसे मार्च की निकाल रहे हैं या सितंबर में निकाल रहे हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं? मार्च 2018 के साथ, जिसकी वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है। तो अगर हम बात करें मार्च 2024 की, तो इस बार डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कितना आया है? 445.50, ठीक है। और वही हम इससे पिछले की बात करें सितंबर 2023 की, तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कितना आया है? 418.77। अब देखो, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर है इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से? पेमेंट इनेबलर्स, फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। अब देखो, इसके अलग अलग वेटेज होती है स्कोर में। जैसे हमारा जो स्कोर बनेगा उसमें अलग अलग वेटेज है इन हर पॉइंट्स की। पेमेंट इनेबलर्स क्या होता है? जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। देखो, अगर हमने एक यूपीआई पेमेंट करनी है, हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है? इंटरनेट चाहिए होता है, मोबाइल चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है। पार्टिसिपेंट में यानी कि हम खुद जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मर्चेंट जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पेमेंट इनेबलर्स। इसका कितना वेटेज है? 25% का। वही हम बात करें पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड। डिमांड साइड का मतलब क्या है? जो कस्टमर्स होते हैं वो होते हैं डिमांड साइड में। इसकी वेटेज कितनी है? 10% की, ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है? हम डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या होता है? जैसे आपका पेटीएम का वॉलेट होता है, ठीक है, जिसमें आप पहले से पैसे रखते हो, इसे हम बोलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जैसे फास्टैग में भी हम पैसे रखते हैं पहले से, ठीक है। तो ये क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, ठीक है, और इसकी वेटेज कितनी है? 10% की। वही हम अगर बात करें पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, इसकी कितनी वेटेज है? 15% की। फिर अगर हम बात करें पेमेंट परफॉर्मेंस की, इसकी वेटेज कितनी है? 45% की। यहां पे देखो क्या है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम वॉल्यूम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, वॉल्यूम का मतलब समझ लो, मैं एक दुकान पे गया और मैंने 2 यूपीआई ट्रांजैक्शन की, तो जो वॉल्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि मैंने कितनी ट्रांजैक्शन की? 2 यूपीआई ट्रांजैक्शन की। तो जो 2 यूपीआई ट्रांजैक्शन की, एक थी 500 रुपए की, एक थी 1000 रुपए की, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1500। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। और वही अगर हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम वॉल्यूम की बात करें तो वो कितनी हुई? 2। तो देखो, जो पेमेंट परफॉर्मेंस है उसकी वेटेज कितनी है? 45%। और वही अगर हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इसकी वेटेज कितनी है? 5% की। तो इन टोटल मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 100%। तो अगर हमें डिजिटल पेमेंट स्कोर निकालना है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालना है, तो हम इस 5 पैरामीटर्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये 5 पैरामीटर्स है और इनकी वेटेज कितनी है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में, वो आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो देखो, यहाँ पे एक चीज और है,
कि जो डिजिटल पेमेंट है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसका स्कोर बूस्ट करने के लिए और इंडिया में डिजिटल पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, बूस्ट देने के लिए आरबीआई ने एक फंड भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या है, PIDF, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो इसको भी लॉन्च किया था आरबीआई ने ताकि इंडिया में जो है वो डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा बूस्ट मिल सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आरबीआई इश्यूज पीसीए फ्रेमवर्क फॉर यूसीबीज। अब पीसीए क्या है हमारा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, और यूसीबीज क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो देखो जो हमारे बैंक्स होते हैं, ठीक है, अगर वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है, ठीक है, वो कैसे आ सकते हैं फाइनेंशियली क्राइसिस में, या तो उनकी कैपिटल कम हो जाए, ठीक है, या तो उनका जो लोन है, बैड लोन, एनपी जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाए, ठीक है, फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कम हो जाए, ये सब केसेस होते हैं। तो बैंक क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है। तो उसको बैंक करप्ट होने से बचाने के लिए आरबीआई क्या करता है, उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाता है, पीसीए फ्रेमवर्क लगाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी बैंक की हालत इतनी खराब है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपका बैंक बाहर आ जाएगा खराब हालत से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए फ्रेमवर्क। अब बैंक्स पे तो ये एप्लीकेबल था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पर जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे उन पे क्या अप्लाई होता था, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अब आरबीआई ने क्या बोला है कि अब जो हमारे यूसीबीज हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उन पे भी हम पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई करेंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है वो यूसीबीज पे भी अप्लाई करेंगे। और ये कब से अप्लाई हो जाएगा, 1 अप्रैल 2025 से, मतलब नेक्स्ट ईयर से ये एप्लीकेबल हो जाएगा हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे। और कौन कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे ये फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टीयर 2 में आते हैं, टीयर 3 में और टीयर 4 में, ठीक है। जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टीयर 1 पे आते हैं उस पे पीसीए फ्रेमवर्क फिलहाल के लिए अप्लाई नहीं कराया जाएगा, इन फ्यूचर आगे कर सकते हैं, मतलब 2026-27 में कर सकते हैं, पर 2025 में टीयर 1 यूसीबीज पे पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होगा। इन पे अभी भी क्या चीज चलेगी, इन पे चलेगी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क ही अप्लाई होगा टीयर 1 यूसीबीज में। इसके अलावा जो हमारे टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 यूसीबीज हैं, इन पे क्या अप्लाई होगा, पीसीए फ्रेमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, वो यूसीबीज जो कि पहले से ही ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस में है, मतलब जो कि पहले से ही आरबीआई की मॉनिटरिंग के अंडर है, फिर चाहे वो टीयर 2 यूसीबी हो, फिर टीयर 3 हो या टीयर 4 हो या टीयर 1, कोई भी यूसीबी जो कि पहले से ही ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस में है, मतलब आरबीआई की मॉनिटरिंग के अंडर है, उस पे भी पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी रिस्ट्रिक्शन। अब यहां पे समझते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 यूसीबीज है कौन कौन से, ठीक है। तो देखो टीयर 1 यूसीबीज कौन कौन से हैं, जो कि यूसीबीज जिसका जो डिपॉजिट है, ठीक है, जिसका डिपॉजिट जो है वो कितना है, 100 करोड़ तक, ठीक है, 100 करोड़ तक अगर जिसका डिपॉजिट है वो यूसीबीज आते हैं आपके टीयर 1 में। टीयर 2 में कौन से यूसीबीज आते हैं, जिनका 100 करोड़ से ज्यादा है और कितना है, अप टू 1000 करोड़, वो आते हैं आपके टीयर 2 यूसीबीज में। टीयर 3 में कौन से आते हैं, वो यूसीबीज जिनका डिपॉजिट जो है 1000 करोड़ से ज्यादा है और कितना है, मैक्सिमम 10,000 करोड़, वो टीयर 3 में। और टीयर 4 में कौन से यूसीबीज आते हैं, जिनका डिपॉजिट जो है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये कैटेगराइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी, ठीक है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए आपने किसी यूसीबी पे अगर पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई करना है तो आपको ये 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं। अगर कोई यूसीबी हमारा इन 3 पैरामीटर में से किसी एक पे खरा नहीं उतरता है तो आप उस पे पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई कर सकते हो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उस पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हमारा CRAR। CRAR क्या होता है आपका, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो CAR, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो ये होता क्या हमारा, जो एक बैंक है उसकी कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होती हैं, देखो एक बैंक की एसेट्स होती है लोन, तो जो बैंक लोन देता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होता है। मतलब जैसे आप एजुकेशन लोन दे रहे हो तो उसमें रिस्क डिफॉल्ट होने का अलग परसेंटेज होती है, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड पे आप अगर पैसे दे रहे हो तो उसमें 125% का रिस्क होता है, ठीक है। तो वैसे हर टाइप के लोन्स का अलग अलग रिस्क होता है, तो उसको हम कैलकुलेट करके लिखते हैं डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाती है बैंक की कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम बेसल नॉर्म्स की बात करें, ठीक है, बेसल नॉर्म्स की बात करें तो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक सफिशिएंट मैंडेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है CRAR की, वो है 8% की, ठीक है।
तो जो ये बेसल नॉर्म इंडिया में अप्लाई हुए, तो आरबीआई ने बोला देखो बेसल्स बोल रही है 8% और वो बोल रही है अपने देशों के, मतलब बाहर के देशों के बैंक के हिसाब से, हमें अपने बैंकों का पता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, आरबीआई बोलता है कि देखो अगर आपने बैंक इंडिया में चलाना है और आप चाहते हो उस पर पीसीए फ्रेमवर्क ना लगे, तो आपको मिनिमम सीआरएआर कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 9%। ठीक है, बेसल नॉर्म कितना बोलता है, 8%, आरबीआई बोलता है कि इंडियन बैंक्स के लिए भाई मैंडेटरी है 9%। ठीक है, तो 9% आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया सीआरएआर, ठीक है, बैंक्स को मेंटेन करने के लिए। अब बात करें हम यूसीबीज की, तो देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या हुआ, पिछले साल हुआ ये कैटेगराइजेशन टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 में। ठीक है, तो उस टाइम आरबीआई ने बोला देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम सीआरएआर 9% नहीं 12% मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये 12% एकदम से मेंटेन करना मुश्किल है, क्यों, देखो 12% कैसे मेंटेन हो सकती है, या तो आप अपने लोन्स बांटना कम कर दो, ठीक है, तो उस पर रिस्क भी कम हो जाएगा, तो आपकी सीएआर बढ़ जाएगी, या तो जो आपने लोन तो बांट दिए हैं, अब लोन जो बांट दिए उनको वापस कैसे लोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका सीएआर 9 से 12 होगा। ठीक है, तो कैपिटल एकदम से बढ़ाना काफी मुश्किल टास्क है, इसलिए आरबीआई ने क्या कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कहा देखो हम आपको एकदम से नहीं कह रहे 9 से 12 पे चले जाओ, हम आपको टाइम दे रहे हैं। टाइम कैसे दे रहे हो कि देखो 31 मार्च 2024 तक आप इस 9% को 10% पे ले आइए, फिर 31 मार्च 2025 में आप इसको 10 से 11% पे ले आइए, और लास्ट में 31 मार्च 2026 तक आप इसको 12% पे ले जाइए। ठीक है, ये आपका पाथ है, आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, और 31 मार्च 2026 तक आपको 12% सीआरएआर मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब यहां पे देखो पीसीए फ्रेमवर्क अगर लगाना है, ठीक है, तो आरबीआई बोल रहा है अगर किसी यूसीबीज का, ठीक है, यूसीबी का सीआरएआर जो है, ठीक है, सीआरएआर जो है जितना रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, उससे अगर 2.5 पॉइंट नीचे तक आ रहा है तो वो रिस्क कैटेगरी 1 में आएगा। अब इसका मतलब कैसा हुआ, देखो जो पीसीए फ्रेमवर्क है यूसीबी पे कब से अप्लाई होगा, 1 अप्रैल 2025 तक। ठीक है, 2025 से अप्लाई होगा पीसीए फ्रेमवर्क ऑन यूसीबीज। अब 2025 तक आरबीआई यूसीबी को कितना सीआरएआर मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, 2025 तक आरबीआई बोलता है कि भाई आपको 11% मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 11% की। ठीक है, अब 11 में से आप 2.5 माइनस कीजिए तो ये कितना आता है, 8.5। मतलब अगर किसी यूसीबी का 8.5 से लेके 11 के बीच में है सीआरएआर, तो वो किस में आएगा, रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में आएगा। ठीक है, वहीं हम रिस्क थ्रेशोल्ड 2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट, 2.5 पॉइंट से लेके 4 पॉइंट कितना हो गया, मतलब 7 से लेके 8.5। अगर किसी यूसीबी का सीआरएआर इसके बीच में आ रहा है 7 से लेके 8.5, तो वो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में आएगा। और अगर 7 से भी नीचे है, 7 से नीचे है, ठीक है, सीआरएआर, तो वो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आएगा। ठीक है, वहीं बात करें हम एसेट क्वालिटी की, एसेट्स क्या होते हैं एक बैंक के, वो होते हैं इसके लोन्स। ठीक है, तो एसेट क्वालिटीज की बात करें तो इसमें क्या नापा जाएगा, नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो। अब ये नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो क्या हुई, देखो नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस क्या हुआ, नेट एनपीए। नेट एनपीए क्या होता है आपका, देखो एक होता है आपका ग्रॉस एनपीए, एक होता है आपका नेट एनपीए। इन दोनों में फर्क क्या है, ग्रॉस एनपीए होता है कि एक बैंक के कितने लोन खराब चल रहे हैं, ठीक है, कितने नॉन परफॉर्मिंग लोन है, समझ लो 100 करोड़ के एक बैंक के एनपीए है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, तो वो होता है आपका ग्रॉस एनपीए। अब नेट एनपीए क्या होता है, तो देखो बैंक जो है वो साल के शुरुआत में हर साल, ठीक है, कुछ अमाउंट अलग से रखता है और वो एस्टिमेट लगाता है कि मेरे एक साल में इतने लोन खराब हो जाएंगे, जैसे समझ लो 10 करोड़ 15 करोड़ के, तो वो उतना अमाउंट साइड में रखता है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम प्रोविजन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रोविजन, जो अमाउंट साइड में रखा होता है सेपरेट फॉर एनपीए लोन, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो जो नेट एनपीए होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रॉस एनपीए जो हो गया, जो ओवरऑल एनपीए होता है उसमें से हम प्रोविजन को माइनस कर देते हैं, वो होता है हमारा नेट एनपीए। ठीक है, तो नेट परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो क्या हुआ, जो हमारा नेट एनपीए है अपॉन टोटल एडवांसेस। ठीक है, ये होता है हमारा एनएनपीए रेशियो। अगर ये जो एनएनपीए रेशियो है वो 6% या उससे ज्यादा है और 9% से कम है, तो आप आते हो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में।
वहीं अगर आपका जो एनएनपीए रेशो है 9% और उससे ज्यादा है और 12% से कम है तो आप आते हो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में। वहीं अगर हम एनएनपीए की बात करें अगर वो 12% और उससे ज्यादा है तो आप आते हो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में, ठीक है, कैटेगरी 3 में। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, अगर एक यूसीबी लगातार 2 साल, पिछले 2 साल लगातार लॉस में जा रहा है तो उस पे पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई कब कब होगा। अब पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाई होगा तो उसकी वजह से क्या क्या एक्शन फॉलो करने पड़ेंगे यूसीबी को, वो डिस्कस करते हैं आगे। तो देखो, अगर एक यूसीबी आ रहा है हमारा रिस्क कैटेगरी 1 में तो उस पर क्या क्या सैंक्शंस लगेंगे, क्या क्या उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। पहली बात, उसको एक तो कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। कैपिटल इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, उसका CRAR इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था CRAR क्या होता है, कैपिटल अपॉन RWA, ठीक है, रिस्क वेटेड एसिड। अगर मेरे को CAR इंक्रीज करना तो जाहिर सी बात है मेरे को न्यूमरेटर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर एक बैंक आपका रिस्क कैटेगरी 1 में आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। दूसरा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी डिविडेंड के लिए। डिविडेंड क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट होता है वो उसका हिस्सा आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, ठीक है। तो आप डिविडेंड नहीं बांट पाओगे, आप डोनेशन नहीं कर पाओगे, फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाओगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आपके खर्चे हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और आपको सिर्फ अलाउ किया जाएगा अगर आपने अपने बैंक की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना है, उसको ऊपर आप खर्चा कर रहे हो तो सिर्फ वो अलाउड किया जाएगा, बाकी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, ठीक है। वहीं बात करें अगर आपकी यूसीबी आ रही है रिस्क कैटेगरी 2 में तो जो भी हमारे रिस्क कैटेगरी 1 में रिस्ट्रिक्शंस है वो तो एप्लीकेबल होंगे, साथ ही साथ आप पे एक और एप्लीकेबल हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन, वो क्या, कि आप नई ब्रांचेस नहीं खोल पाओगे, ठीक है, कोई भी नई ब्रांचेस नहीं खोल पाओगे, ठीक है। साथ में बात करें अगर हम रिस्क कैटेगरी 3 की, अगर आपका यूसीबी रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आता है, ठीक है, रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में, तो ऊपर वाले दोनों तो एप्लीकेबल होंगे ही उस पे, साथ में एक चीज और एप्लीकेबल हो जाएगी, वो क्या, कि आप जो है अपना डिपॉजिट साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि टियर 1 में एक यूसीबी कब आता है, जब उसका डिपॉजिट अप टू 100 करोड़ होगा, ठीक है। फिर टियर 2 में कैसे आता है, 100 करोड़ से ज्यादा और 1000 करोड़ तक होगा, तो ये होता है आपका डिपॉजिट साइज, ठीक है। तो अगर आपका यूसीबी रिस्क कैटेगरी 3 में आ रहा है तो आप ये जो डिपॉजिट साइज है इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। समझ लो कोई एक यूसीबी है टायर 1 में, ठीक है, वो पहले उसकी डिपॉजिट लिमिट थी 50 करोड़ की, अब वो उसको 60 करोड़ कर रहा है, तो आप वो नहीं कर सकते, एक्सपेंशन नहीं कर सकते अगर आप रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आ रहे हो, ठीक है। तो ये थे आपके मैंडेटरी एक्शन और पीसीए फ्रेमवर्क ऑन यूसीबी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।